हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, उम्मीद है। आज मैं एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं और वो 11th में भी आए हैं, तो उनको नीट के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो मैं ऑल अबाउट नीट करके मैं ये लेक्चर में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं नीट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको नीट के बारे में जितने भी मन में आशंकाएं हैं या क्यूरियोसिटी है, वो आपका इसके द्वारा उनको जो है भरपाई करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नीट के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। तो उससे पहले देख लीजिए ये पल्स क्लासेस जो कि पल्स बायोलॉजी का एक एक्सटेंडेड वर्जन आने वाला है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की NCERT बेस्ड, फुल्ली NCERT बेस्ड जो है कंटेंट आप लोग के पास भेजी जाएगी। उसमें जो भी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे वो फुल्ली NCERT पर बेस्ड लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। हमने ऐसा पाया है कि विगत 10-15 सालों से मैं हर एक नीट के क्वेश्चंस को, नीट तो इधर 2014 से हो रहा है, उससे पहले AIPMT हुआ करती थी, तो मैं नीट या यूँ कह लीजिए AIPMT का क्वेश्चंस, बायोलॉजी का तो मैं एक क्वेश्चंस को मैं उस पर रिसर्च किया हूँ। एक तरह से कह सकते हैं आप कि उसका सोर्स का क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ है, वो कहाँ से जो NTA जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है वो फ्यूचर में भी कहाँ से क्वेश्चंस लेगी, इस पर एक मेरा बहुत ही गहरा यूँ कह लीजिए रिसर्च है कि वो NCERT को ही पिक करती है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एविडेंस दूंगा कि देखिए ये नीट का ये क्वेश्चंस, इनका ओरिजिन NCERT किस पेज पर है, किस पेज से ये रिलेटेड क्वेश्चंस है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा पैराग्राफ है, मैं वो टोटल पेज बाय पेज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नीट का जो बायोलॉजी का क्वेश्चंस है, मोर देन 95% क्वेश्चंस, यूँ कह लीजिए अभी अगर 90 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जिसमें से 85 से लेकर 87, 88 क्वेश्चन तक यहाँ से है। तो NCERT का लाइन है। मेरा 8 से 10 साल का पढ़ाने का जो तजुर्बा है, उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि नीट के लिए बायोलॉजी में सिर्फ़ और सिर्फ NCERT सफिशिएंट बुक है। हाँ, NCERT को एक बार में, 2 बार में समझ में बहुत लोगों को नहीं आती है। क्या है, कम चीज़, मतलब गागर में सागर की बात बोलते हैं ना, तो कम पैराग्राफ में बहुत सारी बातें लिखी होती है जिनको समझना होता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो NCERT का जो 2 लाइन होता है, उसके बीच में भी बहुत सारी बातें होती है जो कि उनको बताना होता है। अगर उसको समझ गए तो फिर आप NCERT से ही आपका पूरा क्वेश्चंस बनेगा। एक आध क्वेश्चंस वो भी NCERT का ही है, लेकिन वो क्या है, पुराने NCERT का है, ओल्ड NCERT से है। तो ये नहीं सोचेंगे NCERT से बाहर क्वेश्चंस, हाँ वो आप नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी कठिनाई होगी। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपन को सिलेक्शन लेना है, रैंक भी आएगी। अगर यदि मान लीजिए कि 90 में 90 क्वेश्चंस बनाएंगे तभी मेडिकल होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चंस नहीं भी बनाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो समय बचेगा उसका यूज़ जो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये पल्स क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपके लिए NCERT मास्टर, पल्स क्लासेस NCERT मास्टर के रूप में हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा YouTube लेक्चर होगा, इस पर हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेबल फैकल्टी मेंबर बहुत जल्द आपके साथ आएंगे और वो फिजिक्स केमिस्ट्री का NCERT बेस्ड लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा मनोज कुमार, आज से मुझे आप NCERT मास्टर के रूप में जानेंगे। आगे देखिए, ये
11th की बुक जो फुल्ली NCERT बायोलॉजी लेक्चर होगी, और वो 12th की लाइन बाय लाइन क्रिस्टल कॉन्सेप्ट और टेस्ट तो अपना अब टैग लाइन होने जा रहा है। ईच लेक्चर के बाद उस पर बेस्ड सवाल मैं आप लोग को पूछता आ रहा हूँ और आगे भी ये जारी रहेगी। ओके, चलिए तो हम लोग जो है आज थोड़ा डिस्कस करते हैं नीट के बारे में। ओके, नीट के बारे में देखते हैं। ये आपके लिए मैं कहीं से कलेक्ट किया हूँ, कोशिश किया हूँ कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो व्हाट इज़ नीट, क्या है ये नीट क्या है? ओके, देखिए इधर व्हाट इज नीट, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पहले ये हम लोग जानेंगे। तो लिखा हुआ है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। हिंदी में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा बोला जाता है। ओके, ये कैसी एग्ज़ाम है? तो बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट। मतलब क्या है? +2 के बाद आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो एलिजिबिलिटी है वो आपको प्राप्त होता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये ग्रेजुएशन का कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स है, आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है इसके तहत। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें। आप देखिए इधर, ये कंडक्ट कौन करता है? ये एजेंसी जो इनको कंडक्ट करने वाली एजेंसी है NTA एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? NTA। क्या बोलते हैं? NTA बोलते हैं। आप NTA को ध्यान रखेंगे। NTA क्या है? तो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है। ओके, एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी, इसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलते हैं NTA। और ये साइट है www.nta.ac.in। आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम का लेवल क्या है? तो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का टाइप क्या है? तो ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्ज़ाम है। और ये क्या है? अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम है। ठीक है, और ये एक्सेप्ट करता है, इनके द्वारा जो स्कोर आपको दिया जाता है वो ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज के लिए एक्सेप्टेबल है, डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज MBBS के लिए। ठीक है, और मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है इसका? तो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है इसका ऑफलाइन। क्या है ये? मोड ऑफ एग्ज़ाम है आपका ऑफलाइन। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर्स का है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, और मार्क्स कितना है? तो 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ओके, और वन करेक्ट आंसर अगर आप लगाते हैं तो 4 मार्क्स आपको अवार्ड के रूप में मिलेगा। अगर आप गलती करते हैं तो 1 मार्क्स आपसे रिड्यूस किया जाएगा आपके स्कोर कार्ड से। ठीक है, इनकरेक्ट होने पर 1 मार्क आपका कटेगा। आगे देखिए क्या है इन्फॉर्मेशन हम लोग का। ये ऑफिशियल वेबसाइट लिखे हैं NTA फॉर नीट 2020 के लिए इन्फॉर्मेशन है। ये वेबसाइट आप ध्यान रखेंगे NTA.nic.in। ठीक है, NTA.nic.in। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आप इसके साइट पे जा कर के आप और भी इन्फॉर्मेशन नीट से संबंधित आप ले सकते हैं। ये खास करके उन बच्चों के लिए जिनको नीट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उसके लिए ये लाया हूँ। अभी जो बच्चे 10th पास किए हैं तो बहुत सारे बच्चे का कॉल्स आता है, वो पूछता है, तो मैंने सोचा कि मैं नीट से संबंधित कुछ कंटेंट मैं आपके लिए फाइंड आउट करके लाऊं। तो मुझे ये मिला है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए इधर, अभी क्या होता था कुछ दिन पहले तक ये अलग अलग स्टेट्स का एग्ज़ाम हुआ करता था, मेडिकल के एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट्स और फिर ऑल इंडिया लेवल पर। अभी क्या किया गया है कि टोटल स्टेट्स का और नीट का ऑल इंडिया का दोनों का मिला करके अब एक ही एग्ज़ाम का प्रावधान किया गया है जिसका नाम नीट रखा गया। और उसको कंडक्ट करने वाली एजेंसी अब कौन सी हो गई? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
तो जो सीट्स है एनटीए के नीट के पास वो क्या होता है 15% ऑल इंडिया सीट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि बिहार में समझने के लिए 100 सीट है, तो इसमें से 85 जो सीट्स है मतलब 85% सीट वो बिहारी बच्चों के लिए है और 15% सीट जो है वो क्या है ऑल इंडिया बच्चों के लिए, उसमें बिहारी भी इंक्लूड होंगे, वो रैंक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे जो भारत है, इंडिया है, इंडियन स्टेट्स है, सभी स्टेट्स को मिला करके जितना सीट्स है उस सीट्स का 15% नीट के तहत ऑल इंडिया रैंकिंग के तहत भरा जाता है और बाद बाकी जो 85% सीट्स है उस स्टेट का, जिस स्टेट में जितना सीट है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स है, उसको फिलअप किया जाता है। द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर काउंसलिंग ऑफ 15% ऑफ ऑल इंडिया सीट्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। देखिए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर www.MOH क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये मेडिकल काउंसलिंग कमिटी या फिर mcc.nic.in पर जाना पड़ेगा एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। ठीक है, इसके लिए काउंसलिंग का ये ध्यान रखेंगे आप। और यदि आप अभी तो क्या हुआ है कि जो भी एलाइड कोर्स है मेडिकल्स में, जैसे एमबीबीएस और बीडीएस को छोड़ करके बीएचएमएस है, वेटनरी है, बीएएचएमएस है, जिसको हम लोग आयुर्वेद बोलते हैं, होम्योपैथ बोलते हैं, यूनानी वगैरह बोलते हैं, ये सब के लिए, तो ये सब के लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के वेबसाइट पर जा कर के आप वहाँ पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ है, इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इम्पोर्टेंट साइट्स। ठीक है, कौन सा स्टेट में आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट के वेबसाइट पर जा कर के आप जो है आप वहाँ से उस स्टेट में कितना सीट्स है इसके बारे में पता कर सकते हैं। देखिए नीट में हर साल नीट में रजिस्ट्रेशन कितना होता है और कितना बच्चा उसमें एग्ज़ाम में अपीयर होता है। नीट को गला काट कंपटीशन के रूप में जाना जाता है, एकदम नेक टू नेक फाइट होता है। आप देखिए कुछ डाटा है 2017 का, 18 का, 19 का। इसमें क्या है 10,90,085 लड़का एग्ज़ाम दिया था, जबकि रजिस्ट्रेशन करवाया था लड़का कितना 11,38,890। 18 में देखिए 13,26,725 लड़का एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन करवाया था, एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था 12,69,000। ठीक है, 12,69,922। 19 में देखिए कितना है 15,26,725 लड़का एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और अपीयर हुआ था 14,10,755। और 2020 में ज़रूर है एक एक्सपेक्टेड डाटा है 16 लाख से ऊपर लड़का एग्ज़ाम में अपीयर होगा। अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो देख रहे हैं हर साल क्या हो रहा है 1 लाख के आसपास लड़का ऐड हो जा रहा है। तो जितना सीट्स हर साल इसमें इंक्लूड नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा लड़के इसके लिए फ़ाइट करते हैं। तो बहुत ही सिंसियर होकर के अपन को तैयारी करना है। आगे देखिए ये अपना क्लासरूम का, जो कि बहुत सारे बच्चे इसमें तैयारी कर रहे हैं अभी भी नीट के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए जिसको बोल रहे हैं, वो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। किसके लिए? तो एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, आयुष, वेटनरी एंड अदर मेडिकल पैरामेडिकल कोर्स इन इंडिया। ठीक है,
द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो इनका फुल फॉर्म था, इज द सोल एंट्रेंस फॉर ऑल द टेस्ट फॉर एडमिशन MBBS MBDS कोर्स। ठीक है, सभी तरह के कोर्स के लिए अब एक ही एग्ज़ाम। अब बिहार में भी कोई अलग से एग्ज़ाम नहीं होने वाली है। पहले BC EC करके एग्ज़ाम होती थी, अब वो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गई है। कोई भी कोर्स के लिए BC EC अब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगी। टोटल जितना भी कोर्सेस है यहाँ पर, B.Pharm का कोर्स है, चाहे वेटनरी का कोर्स है, या फिर होम्योपैथ का, आयुर्वेद का जो कोर्स है, उसका भी एडमिशन अब ये नीट के स्कोर पर ही होना है। अब अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अदर स्टेट में भी वही चीज़ है। कह रहा क्या कि पहले क्या होता था, 2020 से पहले ये जिपमर और एम्स ये बोला कि मैं ऑटोनोमस बॉडी हूँ, मैं नीट के साथ नहीं आऊँगा, लेकिन इसको भी क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। भारत सरकार अपने संविधान में अमेंडमेंट ला करके क्या किया, इनको मर्ज कर दिया गया, वन नेशन वन एग्ज़ाम के तहत। ठीक है, मेडिकल एग्ज़ाम के तहत। तो इसको भी अब NTA ही कंडक्ट करेगी नीट के स्कोर पर। और एक और इन्फॉर्मेशन कि पहले एम्स एग्ज़ाम देने के लिए आपको कम से कम +2 में 60% मार्क्स का वो बाउंडेशन था कि 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन अब वो क्या हुआ, नीट में आने के साथ उनका बाउंडेशन ख़त्म हो गया। एम्स एग्ज़ाम पहले टफ हुआ करती थी, क्योंकि उसमें असर्शन रीजन हुआ करता था और GK GS का क्वेश्चन ही पूछते थे। वो असर्शन रीजन लगभग काफ़ी टफ हो जाता था बच्चों के लिए। तो अब क्या है, वो एग्ज़ाम अब नीट कंडक्ट करेगी, तो नीट तो जो उनका अपना पैटर्न है MCQ का, उसी पैटर्न के तहत उसमें एग्ज़ाम होगा। तो अब जो है उन बच्चों के लिए जिनका +2 में मार्क्स कम था या कम आ जाता है किसी वजह से, तो वो भी अब एम्स का एग्ज़ाम अपीयर हो सकते हैं। ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो आप याद रखेंगे, याद रखना चाहिए मेडिकल के बच्चों को, तैयारी करने वाले को। जैसे AACCC आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये क्या है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जानते ही होंगे। ये जो भी अब नाम लिखे, इसमें से बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ करता था पहले मेडिकल के रूप में, अलग अलग। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये आप देख लेंगे, आपके PDF में मिल जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये फुल फॉर्म है कुछ, जिसको कि आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये थोड़ा सा ब्लर्ड हो जा रहा है, हाँ अब ठीक है। और ये एग्ज़ाम क्या है, ये एनुअली होता है। बीच में जो है थोड़ा न्यूज़ आ रहा था कि ये एवरी ईयर 2 टाइम्स कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो पाया है। तो अभी हम लोग यही मान के चलेंगे कि ये ईयरली एग्ज़ाम है, साल में एक बार कंडक्ट होती है नीट एग्ज़ाम, हर साल कंडक्ट होती है। इस साल थोड़ा सा लेट हो रही है, वो कोरोना की वजह से। नीट एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो जिम्मा दिया गया है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो 15% जो सीट्स है ऑल इंडिया कोटा में, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पहला एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए कि इंडियन नेशनल्स का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और नॉन रेसिडेंशियल्स इंडियन भी, NRI भी भर सकता है फॉर्म। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी भर सकता है। और पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन, ठीक है बाहर में रहता है विदेश में, लेकिन क्या है उनका मूल ओरिजिन कहाँ का है, वो इंडिया का है, तो वो भी दे सकता है। हाँ, कुछ कंडीशन में विदेशी नागरिक भी नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है भारत सरकार का, उसके तहत वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए इधर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये उन बच्चों के लिए है जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ख़ास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और एक और है
हाँ, पहले हुआ करता था ये आंध्र प्रदेश भी। आंध्र प्रदेश अब जो है 15% सीट में शामिल हो गया है, तो आंध्र प्रदेश का बच्चा अब नीट में शामिल हो सकता है। पहले के सालों में वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो फैसिलिटी नहीं दिया था। तो वो उनका था कि मैं बाहर के बच्चों को नहीं आने दूंगा और हम अपना बच्चे को भी बाहर नहीं भेजूंगा। तो इसके अब लेकिन वो चीज़ तेलंगाना और आंध्रा जो है 15% ऑल इंडिया कोटा के तहत वो आ गया है। हाँ, 2 स्टेट्स अभी भी है, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख आर नॉट एलिजिबल फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ठीक है, ये जो है लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर ऑप्टेड आउट ऑफ ऑल इंडिया स्कीम सिंस इंस्पेक्शन। ठीक है, अगर कोई बच्चा वहाँ का है, नीट देना चाहते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ये कि यहाँ की सरकार मान्यता दी है, और उनको वो काउंसलिंग के टाइम में उसको ये शो करना पड़ेगा। ये सरकार का, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय के अकॉर्डिंग वो होगा। सीट अवेलेबल अंडर डिफरेंट कोटा, ऑल इंडिया कोटा सीट है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट कोटा सीट होता है 15% में, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी का सीट है, और सेंट्रल पूल कोटा सीट है। ये 4 तरह का सीट है ऑल इंडिया लेवल पर। ऐसा नहीं है कि नीट में जितना भी सीट है 15% उसमें टोटल जो है जो नीट क्वालिफाई किया है हायर मार्क्स से उसी को मिलेगा। कम मार्क्स वाले भी चले जाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कोटा का यूज करके जाते हैं। जैसे सुने होंगे कुछ MPM का भी सीट से होता है, इस तरह की बातें होती है, तो वो सेंट्रल कोटा के तहत जाता है। वो देखते हैं। 5वां है स्टेट मैनेजमेंट NRI कोटा वगैरह, ये सब चीज़ है। तो ये सब प्राइवेट मेडिकल के लिए भी वो चीज़ लागू होता है। कर ऑल सीट्स इंक्लूडिंग NRI कोटा एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा इन प्राइवेट एंड अनएडेड एडेड minority non-minority मेडिकल कॉलेज शैल आल्सो बी फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड इन नीट। ये सबको भी नीट पास करना ही है, चाहे कोटा कोई भी यूज करे, लेकिन नीट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। कह रहा है क्या, बहुत सारे बच्चे का यहाँ से जो है क्वेश्चंस क्वेरी आता रहता है, फ़ोन्स आता रहता है कि सर इसमें एज लिमिट का क्या है, क्या फंडा है एज लिमिट का। तो देखिए, लोअर एज लिमिट है, अपर एज लिमिट पहले के दिनों में तो नहीं था, अभी 25 रखा गया है, लेकिन अभी भी कोर्ट जो है इस बात को, कोर्ट में ये मैटर है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टरों का, अच्छे डॉक्टरों की कमी है। तो ऐसा माना जाता है कि भाई जो लोग तैयारी करेंगे, जिनको मौका अर्ली टाइम में नहीं मिल पाया, लेट से मिल रहा, लेकिन वो अच्छे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। एज रेस्ट्रिक्शन लगा करके अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है, और वो वहाँ पर उनके डिसीजन का भी इंतज़ार है। तो कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट जो 17 साल से ऊपर है, एज चाहे 25 वर्ष हो, 25 वर्ष के पार हो, वो भी भर सकता है फॉर्म। और काउंसलिंग के टाइम में अगर डिसीजन आ जाता है भारत सरकार का कि एज रेस्ट्रिक्शन बार, अपर एज रेस्ट्रिक्शन बार नहीं है, तो वो एडमिशन लेंगे। अगर यदि उनका डिसीजन आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका एडमिशन होगा। तो फॉर्म भरने में कोई मनाही नहीं है। अगर आप 25 साल 25 ईयर्स क्रॉस भी कर गए हैं, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अभी डिसीजन आना बाकी है। अगर मान लीजिए कोई लोग 2020 में अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनका मिनिमम एज क्या होना चाहिए, दिसंबर 31 ऑफ 2020 को उसको 17 साल का पूर्ण जाना चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा 2021 में एग्ज़ाम देना चाहता है, तो उसका दिसंबर 31 2021 तक में 17 साल का उसको हो जाना चाहिए। उससे कम रहेंगे तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, उससे ऊपर होना चाहिए। तो लोअर या मिनिमम एज लिमिटेशन है यहाँ पर, अपर नहीं है। अपर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो देख लीजिए क्या है। कैंडिडेट हु फुलफिल द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर एलिजिबल फॉर नीट, इतना। ठीक है, एज लिमिट। द रूल स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट वाज चैलेंज्ड लास्ट ईयर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दस देयर इज नो अपर एज लिमिट। इसको ध्यान रखेंगे, नो अपर एज लिमिट, इसको ध्यान रखेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। देयर इज नो अपर एज लिमिट एज ऑफ नॉ, एंड कैंडिडेट्स older than 25
years of age applying for NEET 2020 will be provisionally admitted subject to the ruling of the High Court of Delhi। ठीक है, तभी कोर्ट का डिसीजन आया नहीं है तो आप फॉर्म भरिए, आपका एडमिशन भी होगा। ठीक है, जब कोर्ट की डिसीजन आएगी तो फिर तब देखा जाएगा। अभी ऐसा कुछ अपर एज लिमिटेशन का कोई एग्जैक्ट डाटा या कोई डिजिट नहीं है कि 25 से नीचे या ऊपर कोई भी भर सकते हैं, कितना भी एज का भर सकते हैं। कह रहा है कि दूसरा क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो ये जान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम है वो क्या है, आफ्टर 12th दी जाती है। तो 12th पास होना चाहिए या 12th के इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी चारों के चार रह सकता है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका तो होना ही होना है। अगर आप बायोलॉजी को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हैं, जैसे बिहार के बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है उनका मेन और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लेते हैं, तब भी वो मेडिकल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, कुछ दिन पता नहीं कहाँ से र्यूमर उड़ा था कि जो बायोलॉजी बच्चा एक्स्ट्रा में लिया वो मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर बायोलॉजी एक्स्ट्रा में भी है तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं मेडिकल का। हाँ, बायोलॉजी लेकिन होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फॉर क्लास 12th और इक्विवेलेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर नीट। अगर यदि आप अपियर हो रहे हैं, क्लास 12th पास नहीं है लेकिन आप इस साल एग्ज़ाम दिए हैं 12th का, तो उस साल भी आप एग्ज़ाम नीट का दे सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12th और इक्विवेलेंट फ्रॉम एन ओपन स्कूल, NYS या जो स्टेट का ओपन स्कूल होता है, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। र्यूमर उड़ी थी कि NYS का बच्चा जो पास NYS से किया है वो एग्ज़ाम नहीं देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। NYS से भी बच्चा पास किया है या ओपन स्कूल से पास किया है तो वो भी एलिजिबल है नीट एग्ज़ाम के लिए। देखिए इधर, कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर 12th और इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कैंडिडेट हु हैव पास 12th और इक्विवेलेंट विथ बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी बायोलॉजी पढ़े हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कह रहा है कि जो बच्चे हैं मिनिमम मार्क्स है उसका, वो अगर यदि क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, जैसे कि आज जनरल कैटेगरी है तो उसको 12th के मार्क्स या +2 का मार्क्स 50% होना चाहिए, मिनिमम 50%। अगर वो जनरल कैटेगरी में PWD कैटेगरी में आते हैं तो 45%, और SC ST OBC में आते हैं तो 40%। तो 40% मार्क्स भी ला रहे हैं और आप OBC SC ST कैंडिडेट में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप, तब भी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ख़ास करके वो बच्चे जो एम्स का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे किसी वजह से, अब उनके लिए क्या है, एम्स का भी दरवाज़ा खुल गया है। देखिए इधर सब्जेक्ट वाइज क्या पैटर्न है। सब्जेक्ट क्या पूछा जाता है नीट में, तो फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों पेपर मिला करके होता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा विथ 4 ऑप्शन एंड सिंगल करेक्ट आंसर या बेस्ट ऑप्शन लगाते हैं। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन फिक्स्ड है। ठीक है, अभी क्या हो गया है, 2 PM से 5 PM के बीच में। और देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, 45 क्वेश्चंस पूछा जाएगा फिजिक्स में, 45 पूछा जाएगा केमिस्ट्री में और 90 पूछा जाएगा बायोलॉजी में। टोटल क्या है, 180। ठीक है, और 1 क्वेश्चंस क्या होता है, 4 मार्क्स का होता है। तो ये हो गया 180 मार्क्स, ये हो गया 180 मार्क्स। ठीक है, और ये हो गया 180 मार्क्स, टोटल 720 का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मार्किंग के लिए क्या है, मार्किंग के लिए देखिए क्या है, अगर एक क्वेश्चन,
ईच क्वेश्चन कैरी क्या करता है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना हुआ था 180 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 720 देखे थे अभी। ईच करेक्ट आंसर के लिए क्या है आपको मिलेगा 4 मार्क्स, और फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स क्या होगा डिडक्टेड होगा फ्रॉम द टोटल स्कोर। और गलत देंगे तो उनका पनिशमेंट के रूप में आपको जितना क्वेश्चन गलत उतना मार्क्स आपका कटेगा। तो टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट हैज़ टू फाइंड फॉर ईच क्वेश्चन द करेक्ट आंसर और बेस्ट ऑप्शन। या तो करेक्ट आंसर खोजिए या जो भी ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा, पॉसिबल बेस्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके लगाना होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। कह रहा है द ऑप्शन इज फाउंडेड टू बी करेक्ट देन ऑल और एनी वन ऑफ द मल्टीपल करेक्ट बेस्ट ऑप्शन मार्क विल बी गिवन 4 मार्क्स, ठीक है। एनी इनकरेक्ट में 1 नंबर जाएगा। अनआंसर्ड अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। हाँ, अगर किसी वजह से और किसी क्वेश्चंस में एनटीए के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई है या एरर आ गई है तो उस क्वेश्चंस में सभी को मार्क्स मिलता है। जो लोग उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिए हैं उनको भी, जो लोग नहीं किए हैं उनको भी। पहले ऐसी मानी जाती थी कि जो बच्चे क्वेश्चंस को गलत क्वेश्चंस है एनटीए का, क्वेश्चंस इनकम्प्लीट है, उस क्वेश्चन में क्या है कि अगर बना दिए और आपने अटैम्प्ट ले लिया, क्वेश्चन गलत है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, वो आप अटैम्प्ट किए या नहीं किए, और क्वेश्चंस गलत है तो वो इक्वली सबको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उतना। ये एग्ज़ाम ऑल इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज में कंडक्ट की जाती है, 11 लैंग्वेज में, ठीक है। इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी, उड़िया, असमीज है, तमिल है, बंगाली, तेलुगु, गुजराती, उर्दू और कन्नड़ा, इतना लैंग्वेज में एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप कौन सा मीडियम ऑप्ट कर रहे हैं। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर यदि आप अदर लैंग्वेज कोई ऑप्ट करेंगे तो आपको उस लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चंस रहेगा। मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं हिंदी में भी क्वेश्चन लूँ, तो आप हिंदी मीडियम ऑप्ट कर दीजिए। तो आपको हिंदी का तो मिलेगा, साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको साथ ही साथ मिलेगा। एक पेज पर हिंदी, दूसरे पेज पर इंग्लिश, इस तरह से साथ साथ करके रहेगा। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, खास करके यूपी, बिहार, एमपी के बच्चों के लिए। इसलिए कि यहाँ के बच्चे कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं, उनका आंसर जानते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा हिंट्स ले लेते हैं हिंदी से तो उनको एडवांटेज मिलता है। तो वो आपका चॉइस है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप इंग्लिश के साथ जाइए, अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज के साथ आप सेलेक्ट कीजिए क्वेश्चन पेपर, आपको इंग्लिश भी मिलेगी। ये आपको पूरा PDF के रूप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन में तो रीजनल लैंग्वेज को वो मतलब कि दरकिनार करेंगे और इंग्लिश, उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का वर्जन है उनको जो वो NTA मानेगी फाइनली। इसका डिस्प्यूट जो है आप NTA का जो फाइनल डिसीजन होगा वही होगा। तो लैंग्वेज को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानी होती है, कभी कभी इंग्लिश का कुछ सटीक जो ट्रांसलेशन होता है अदर रीजनल लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। अगर यदि आप इंग्लिश में देते हैं तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल सकता है कहीं भी, हिंदी देते हैं तब भी मिल सकता है, और इंग्लिश विद असमीज देते हैं तो आपको असम में मिलेगा, इंग्लिश विद बंगाली देते हैं तो आपको बंगाल में मिलेगा, त्रिपुरा में मिलेगा। ये कुछ है इन्फॉर्मेशन जो कि आप देख लेंगे। ये वही इन्फॉर्मेशन है। अगर इंग्लिश के साथ है तो आपको इंग्लिश मिलेगा और अदर लैंग्वेज के साथ है तो आपको उसके साथ मिलेगा। ये है
2020 का एप्लीकेशन फ़ी। अगले साल क्या होगा नहीं मालूम, वो चेंज होते रहता है। ये देखिए जनरल के बच्चों के लिए 1500, जनरल EWS में आते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड। अगर यदि आप जनरल में हैं और EWS का सर्टिफिकेट है या EWS में आते हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 1400, और SC ST PWD फिजिकली हैंडिकैप्टेड है या ट्रांसजेंडर में आते हैं तो 800। ठीक है, ये इनका फी स्ट्रक्चर है, ये बदलता रहता है, हर साल चेंज होते रहता है। कर रहा है क्या, NTA का जो सिलेबस है, ये चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है। द सिलेबस ऑफ NEET 2020 वाज सेट बाय द NTA सिलेबस सेट किया। इट मेनली कंप्राइज 3 सब्जेक्ट, नेमली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। NEET 2020 सिलेबस ओवरलैप विद द CBSE 11th एंड 12th क्लास सिलेबस। जो NCERT का बुक है, जो CBSE बोर्ड में वो बुक की पढ़ाई होती है, बिहार बोर्ड में भी NCERT होती है या अदर स्टेट में भी अब NCERT होने लगी है। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो 11th 12th का जो सिलेबस है वही NTA का सिलेबस रखा गया है, वो उनके साथ ओवरलैप करता है, मतलब बिल्कुल डिट्टो वही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th 12th को बहुत अच्छा से करेंगे तो आपका नीट का भी पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि अगर नीट का फॉर्म आपने भर दिया है, उसमें कहीं कोई गलती हो गई तो ये NTA का पोर्टल पे जा कर के आप उनका करेक्शन के लिए वो ऑप्शन आता है एग्जामिनेशन से पहले या फॉर्म भरने के कुछ समय बाद, आप वहाँ से फिर से आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है आप हॉल टिकट मिलेगा। हॉल टिकट मतलब ये सब ऑनलाइन किया जाता है, आपको ऑनलाइन पेमेंट भरना है। आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑनलाइन ही टोटल प्रोसीजर होता है। हाँ, इम्पोर्टेंट है ड्रेस कोड को लेकर के। इंडिया क्या है, विविधताओं का देश है, बहुत सारे यहाँ रिलीजियस कल्चरल व्यू है ड्रेस को लेकर के, तो वो नहीं चलेगा। NTA अपना खुद का ड्रेस कोडिंग रखा गया है। स्पेशल केस में अगर कोई विशेष रिलीजन को मानने वाले हैं और वो चाहते हैं कि नहीं हमको उसी ड्रेस में जाना है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा डे बिफोर, और एग्ज़ाम सेंटर पर आपको 2 घंटा 3 घंटा पहले वो बुलाएगा, स्पेशली जांच की जाएगी उनको उस ड्रेस के साथ, फिर उनको परमिशन मिलता है। वैसे यूजुअली आपको जो है हाफ शर्ट, हाफ स्लीव और लूज पैंट पहनना है, जूता भी नहीं पहननी है, शू अलाउड नहीं होता है, और आपको ये स्लीपर हाफ चप्पल बोलते हैं उसमें जाना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने आई कार्ड के साथ और हॉल टिकट के साथ। आई कार्ड में क्या है, या तो आपको आधार कार्ड चाहिए या पैन कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो चाहिए। ठीक है, तो एक आपको आइडेंटिटी कार्ड प्लस जो एग्ज़ामिनेशन का हॉल टिकट है उसके साथ आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में अपीयर होना होता है। इसके साथ कुछ नहीं, खाने पीने का कुछ भी चीज़ें ले जा सकते हैं, पानी नहीं ले जा सकते हैं, कोई चॉकलेट्स कुछ भी कवर किया हुआ चीज़ नहीं ले जा सकते हैं, बिल्कुल मनाही है। कोई भी गैजेट्स नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रेस कोड है जो साइट पर लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ भी आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है, सब इन्फॉर्मेशन लाए हैं आपके लिए। लाइट क्लॉथ चाहिए, हल्की कपड़ा चाहिए, हाफ स्लीव का, लॉन्ग स्लीव्स नहीं चलेगा। ठीक है, फुल बाजू का शर्ट नहीं चलेगा। ऑर्नामेंटल्स कोई भी आपको ऑर्नामेंटल नहीं चाहिए, गहना जेवर नहीं चाहिए, कानून का रिंग नहीं चाहिए। ठीक है, ये सब परमिटेड नहीं है। देखें कस्टमरी ड्रेस है, और किसी का कोई कस्टम से भी है रिलेटेड, कोई धार्मिक है, जैसे सिख लोग पहनते हैं, कुछ मुस्लिम लोग पहनते हैं कि नहीं मुझे इसी ड्रेस में हमारा रिलीजन हमको परमिशन देता है, तो उस केस में जो है उनको घंटा बिफोर आपको जाना है रिपोर्टिंग टाइम पर एग्जामिनेशन सेंटर पर। स्लीपर सैंडल चाहिए विथ लो हील, बड़े ही बड़े हील वाले
शू पहन करके या सैंडल पहन करके एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। ये सब कुछ कोड है जो सब पर लागू होता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रख करके एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं तो फिर जो है वहाँ पर बहुत रोका टोका जाएगा, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, हो सकता है एग्जामिनेशन देने ना दिया जाए। ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन के डे क्या कैरी करना है तो ये ध्यान रखिए। एक तो नीट एडमिट कार्ड चाहिए आपको, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाना होता है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालें वही लेके जाना है, दूसरा कोई फ़ोटो नहीं लेके जाना। ठीक है, इसके बाद क्या ले जाना है आपको, वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना है। ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं अगर है तो, या पैन कार्ड या आधार कार्ड बना के रखिए। आधार कार्ड का ज़रूरत है, फॉर्म भरते वक्त भी आपको आधार कार्ड मांगेगा, तो आप आधार कार्ड जिसके पास नहीं है वो प्लीज़ बना के रखेंगे। और जो लोग PWD में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्टेड में आते हैं, तो वो उनका वो सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं और बिना सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम देने के लिए ना दिया जाए। और कह रहा है कि क्या चीज़ आपको कैरी नहीं करना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। स्टेशनरी आइटम सच एज टेक्सचुअल मटेरियल, किसी तरह का पुर्जी नहीं लेके जाना है। ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर, थोड़े भी कागज़ का टुकड़ा नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं चाहिए, पेंसिल बॉक्स नहीं चाहिए, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन, ड्राइवर्स इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, etc ये सब नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए भी कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं ले जाना है, ब्लूटूथ नहीं, ईयरफोन नहीं ले जाना है, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड कुछ भी नहीं ले जाना है। अगर ये सब ले जाते हैं तो फिर आपको